साथियों नमस्कार। मैं आचार्य कुंदन प्रसाद कश्यप आयुष्मान भव के आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो गुरुजी से जुड़ी हुई, न्यूरोथेरेपी से जुड़ी हुई हर सेशन ही विशेष होता है। उससे भी एक कदम आगे आज का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता है कि ऐसा होता है। क्यों होता है इसकी विशेष जानकारी नहीं है। कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर में बनती हैं, उनका नाम क्या है ये नहीं पता है। तो आज इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। अभी जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और यदि आप YouTube पे ये ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं तो आप सभी के लिए भी, मतलब जो भी सेशंस YouTube पे रहती है मेरी, मैंने देखा है आप सभी बहुत सारे लोग उसको देखते हो, व्यूज़ में मेरे को दिखता है, आप लोग लाइक भी करते हो। बस लाइक करने के साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन में कुछ भी कमी लगती है तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखा करें। अगर अच्छा लगता है तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखा करें, और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको अच्छी लगी तो उसको अवश्य मेंशन करें कि आज के सेशन से हमें ये नया सीखने को मिला। अच्छा, आपके इस कमेंट से होगा क्या? नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, लेकिन फिर ये भी लगता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं, इतनी नई नई रिसर्चेज है जिसको सभी के सामने ले कर के आते हैं, आप सभी लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ ये मुझे नहीं पता चलता है। तो फिर अगले हफ्ते रहता है कि रहने दो यार, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और इसी कारण से बीच बीच में अक्सर ऐसा होता है कि कभी 10 दिन, 15 दिन, कभी कभी महीने, कभी कभी 2-2 महीने तक मैं कोई ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप कुछ नहीं डालता, क्योंकि कभी कभी दिल में निराशा हो जाती है कि यार जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लाइक करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शेयर करो, ये आपकी मर्ज़ी है। बट जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन का पार्ट है कि जो चीज़ मैंने बताई उसमें से कितना आपको समझ में आया, कितना आपने यूज़ किया उसका, और क्या आपको रिज़ल्ट मिला, ये चीज़ कमेंट से ही पता चल सकती है। तो आज का जो ये सेशन है, आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी नई जानकारी मिलती है एटलीस्ट, तो वही लिखिए कि हाँ आज के सेशन में मुझे एक ये चीज़ नया सीखने को मिला। क्योंकि बेकार में अगर मैं भी आधे घंटे लगाता हूँ ऑडियो क्लिप बनाने में, वीडियो क्लिप बनाने में, या सेशन लेने में 1 घंटा लगा रहा हूँ, आप भी अपना 1 घंटा समय लगा करके इसको सुन रहे हैं, और अगर कुछ भी नया आपको सीखने के लिए नहीं मिला तो मेरा बनाना व्यर्थ है और आपका सुनना व्यर्थ है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं तो कहूँगा फिर अगर मेरे सेशन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब कर देना ही अच्छा है। क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन जब तक क्या होता है, एक वक्ता, मैं वक्ता नहीं हूँ कि यहाँ पे बोलते जाऊँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग को उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तो फिर अंदर से वो मतलब उत्सुकता भी नहीं रहती है ना कि कोई नई चीज़ के बारे में हम लोग बात करें, डिस्कस करें। तो काफ़ी दिन के बाद ये मैं ऑडियो क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें पिछले कुछ समय पहले मैं गाइटन हॉल की बुक पढ़ रहा था, अभी जो लेटेस्ट एडिशन है 2023 का वो वाली, और उसमें मुझे तो सही में बाय गॉड बाय हार्ट बोलूँ तो मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें
सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये अभी 3 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे हर जगह डाला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में कुछ हम लोग शॉकिंग बातें करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। वो तो हमें पता है कि हम खाना मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है, फिर वो अंदर जाता है, स्टमक में पहुंचा, उधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, 3 चीज़ें मिलके बनती है, एसिटिलकोलाइन, गैस्ट्रीन और हिस्टामाइन, ये सबको पता है। फिर भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सेशन मैंने सोचा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो विशेष होगा। तो अभी के सेशन में जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा ही लगे, मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसको नोट डाउन करके ज़रूर रखें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन, इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यू इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी नई बातें हैं जो मुझे लगता है जब कि हम में से शायद अधिकतर न्यूरोथेरेपिस्ट को ये बातें नहीं पता लग रही होंगी, इसीलिए इसका नाम मैंने अपनी तरफ से रखा है। आप अपनी तरफ से इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने नाम रखा है न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो वही है, हमारे लिए न्यू है कि हमें ये बातें नहीं पता चली। तो सबसे पहले एक चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बहुत बार सुनते हैं। आखिर शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्या है? क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? तो देखो, जो भी हम लोग खाते हैं इस संसार में पौधों को छोड़ करके, मतलब पेड़ पौधों, जो ग्रीनरी है, जो पादप जगत है, प्लांट जगत जो है, उनको छोड़ करके बाकी जो एनिमल किंगडम है, हमारे अंदर ऊपर वाले ने ऐसी एबिलिटी नहीं बनाई कि हम किसी चीज़ को खाएं और उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकें। क्योंकि हम जो भी खाते हैं, भले हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी हैं, हम जो भी खा रहे हों, उसको हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब जटिल चीज़ें हैं। तो और हमारा शरीर जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, सिंपल अणुओं को ही अपने अंदर आने देता है। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ खाएंगे और अगर वो कॉम्प्लेक्स ही रह गई तो वो वैसे की वैसे ही बाहर निकल जाएगी। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम यही है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल बनाना। इसी को गुरुजी अपनी भाषा में कहते थे कि बड़े टुकड़ों को तोड़ के छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना। अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हर चीज़ का बड़ा टुकड़ा क्या है, छोटा टुकड़ा क्या है। तो ये जो बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझना कि डाइजेशन का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े अणुओं को तोड़ करके और छोटे अणुओं में उसको चेंज करना। और इस चेंजिंग प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? तो इसमें 2 चीज़ें हेल्प करती है, एसिड और एंजाइम्स। तो कैसे हेल्प करती हैं, इसको समझने से पहले हमें पहले फूड टाइप, भोजन के प्रकार जो है वो समझना आवश्यक है। अभी हम जो भी भोजन करते हैं उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को नहीं पता है कि हमने खीर खाई है कि खिचड़ी खाई है, हमने मिठाई खाया है या हमने समोसा खाया है, हमने पनीर खाया है या हमने मशरूम खाया। हमारी बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो मर्जी खाओ, बॉडी उसको अपने हिसाब से समझती है। अपने हिसाब से क्या समझती है? मान लो हमने 20 तरह की चीज़ें खाई, हमने चावल भी खाया, रोटी भी खाई,
पनीर की भी सब्ज़ी खाई, मशरूम की भी सब्ज़ी खाई, नॉन वेजिटेरियन है तो मान लो साथ में चिकन भी खा लिया, बाद में 2 मिठाइयाँ भी खा ली, उसके ऊपर थोड़ा सा दही भी खा लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा रायता भी पी लिया, लास्ट में जाते समय आइसक्रीम भी खा लिया, थोड़ा सा वो सौंफ और मिश्री मिलती है लास्ट में, वो चबाते चबाते बाहर निकल गए। हमने बहुत तरह की चीज़ों को खा लिया, लेकिन हमारी बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी बॉडी कुछ चीज़ों को पहचानती है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। उसको ये नहीं पता कि आपने आलू खाया कि चावल खाया, उसको ये पता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है। वैसे ही प्रोटीन, हमारी बॉडी को ये नहीं मतलब है कि आपने दाल खाया है या सोयाबीन खाया है, उसके लिए तो बस ये है कि आपने प्रोटीन खाया है। तीसरे नंबर पर आता है फैट। अब शरीर को ये नहीं मालूम कि आपने घी खाया है कि मक्खन खाया है, बॉडी के लिए तो बस आपने फैट खाया है। इसके अलावा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बॉडी को ये नहीं ज़रूरत है कि आपने सेव खाया है या संतरा खाया है, उसके हिसाब से तो आपने विटामिन और मिनरल्स खाए हैं। हाँ, इसके अलावा पानी, वाटर होता है, और जो भी हमने खाया है उसमें फाइबर होता है। तो कुल मिला के ये कुछ चीज़ें होती है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और फाइबर। अब बॉडी पहचान तो गई है कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मतलब नहीं है, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ही नहीं है। हम इतना जो आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है ही नहीं। बॉडी को तो ग्लूकोज की ज़रूरत है। हम सोयाबीन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन खा रहे हैं, बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को अमीनो एसिड की ज़रूरत है। आप घी, तेल, मक्खन, चिकन, मटन जो भी खा रहे हैं, उससे बॉडी को नहीं मतलब है, बॉडी को तो बस फैट से मतलब है। तो जो पहले मैंने बात बताई थी ना, इसीलिए डाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि हम ग्लूकोज तो नहीं खाते हैं। हाँ, कभी कभी आजकल तो आ गया है ना, ग्लूकोज का वो पैकेट आता है कि पानी में घोलो और इंस्टेंट एनर्जी। क्यों इंस्टेंट एनर्जी मिलती है? क्योंकि जो हम लोग ग्लूकोज वाटर पीते हैं उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन उसकी जगह हम आलू खा के सोचेंगे कि भाई ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें भी तो ग्लूकोज है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाने में बॉडी को लगभग 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। तो वो इंस्टेंट नहीं है। तो ये जो चेंजेस करना पड़ता है बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करना पड़ता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करना पड़ता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज करना पड़ता है, यही तो डाइजेशन है, इसी को पाचन कहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ये 5 स्टेप में होता है, 5 चरणों में होता है। अब ध्यान पे आ रहा होगा कि ये 5 स्टेप क्या है भाई, हमें तो 2 या 3 ही पता है। तो सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर डालना। तो हम क्या है, खाने को मुंह के अंदर डालते हैं, रोटी हो, चावल हो, सब्जी हो, दाल हो, पनीर हो, कुछ भी हमें खाना है तो मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। मुंह के अंदर डालना इज़ इंजेशन। और इसमें 2 ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं। खाने को पकड़ने के लिए हमारे होंठ काम करते हैं और खाने को काटने के लिए हमारे दांत काम करते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया, हम जब भोजन को मुंह में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। इसका हालांकि वीडियो बनाने में इसलिए मेरे को टाइम लगा कि पहले मैंने इसका PDF तैयार कर लिया, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद ना फिर PDF बनाने में इंटरेस्ट भी नहीं रहता और टाइम भी नहीं रहता, इसलिए मैंने PDF पहले तैयार कर लिया है। जिन जिन को ज़रूरत होगी आप लोग कमेंट में बताना, मैं भेज भी दूंगा सबको। अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना और PDF लिख करके अपना व्हाट्सएप का नंबर लिख देना आप लोग, मैं भेज दूंगा। तो पहला स्टेप हो गया, समझ में आ गया, इंजेशन। उसके बाद शुरू होता है डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है?
चीज़ों को कंपाउंड से सिंपल, जटिल से सरल बनाने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने बताया ना, एसिड हो गया, एंजाइम्स हो गए, बाइल सॉल्ट्स हो गए, ये सब का जब फूड के साथ, भोजन के साथ मिक्सिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। बस इतना ही है। अगला स्टेज आता है एब्जॉर्प्शन। मतलब ये सब सारे केमिकल मिक्स हुए तो वो कंपाउंड, जो जटिल अणु थे, वो अब सरल अणु में परिवर्तित हो गए, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल बन गए। तो अब सिंपल मॉलिक्यूल बन गए तो बनने के बाद वो पेट में ही घूमते रहेंगे? नहीं, उनको बॉडी में जाना है ना, तो उनका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। मतलब पेट से उनको खींच के निकाल के कहीं और डाला जाता है। कुछ चीज़ों को ब्लड में डाला जाता है, कुछ चीज़ों को लिम्फ में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है मैटर वो नहीं है, बस पेट से निकाल के कहीं ना कहीं डाला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड, पेट से निकालना मतलब इंटेस्टाइन, हमारी जो आहार नाल है, आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, वहाँ से निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद चौथा स्टेज आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब खाना पचने के बाद हमें जो चाहिए वो मिल गया। मिलने के बाद क्या, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को मिल गए। अब मिलने के बाद क्या, मैं हाथ में लेके बैठा हुआ 1 करोड़, तो उसका कोई फ़ायदा है क्या? उससे अच्छा तो ना मिलता। वो जो 1 करोड़ मेरे को मिला, तो उसको कहीं ना कहीं खर्च करना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना है, तभी तो उस 1 करोड़ का फ़ायदा है ना। तो इसी को कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब यूज़ करना। और लास्ट में आता है डिफेकेशन, मतलब जो कचरा बच गया है उसको बाहर निकालना। तो ये 5 स्टेप होते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो कैसे कैसे होता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। हालांकि पहले के बहुत सारे सेशंस में मैंने बताया है, लेकिन आज भी बताना मेरे को लगता है ज़रूरी है, इसलिए बताता हूँ कि आखिर डाइजेशन के लिए कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। तो सबसे पहला होता है मेन ऑर्गन। मेन ऑर्गन मतलब एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जैसे ही भोजन हमारे होठों से और दांतों से होकर के हमारे मुंह में पहुंचा, तो मुंह से हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है। मुंह से लेकर के एनस तक ये सारा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? पहला आता है माउथ, मुंह। हम लोग तो हिंदी में मुंह कहते हैं, एक्चुअली इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए, दैट इज़ कॉल्ड बक्कल कैविटी, मतलब मुख गुहा हिंदी में। तो मुख और मुख गुहा ये हो गया। उसके बाद क्या आता है? एसोफेगस, फूड पाइप, आहार नाल जिसको कहते हैं। उसके बाद स्टमक, आमाशय। फिर क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और सबसे अंत में एनस, मल द्वार। तो ये प्राइमरी ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर बात करें तो सिर्फ प्राइमरी ऑर्गन्स होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ हमें कुछ एसेसरी ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ग्लैंड्स का मतलब क्या है? ग्लैंड्स कुछ ना कुछ केमिकल्स बनाते रहते हैं और जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ भेजते रहते हैं। अगर किसी पाइपलाइन के द्वारा भेज रहे हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, और अगर डायरेक्ट ब्लड के थ्रू भेज रहे हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो हमें भोजन पचाने के लिए कौन कौन से सेकेंडरी या एसेसरी ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें सलाइवरी ग्लैंड, मतलब लार ग्रंथियाँ। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अभी ये नया चीज़ है, अभी इतने देर से बात करते करते ये एक नई चीज़ आ गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये मैंने तो पहले नहीं सुना था कभी। आपने अगर कभी पढ़ा हो, सुना हो इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे ये पहली बार पता चला कि हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं।
उसके बाद आता है लीवर, लीवर के बारे में सभी को पता है। फिर गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, मतलब आंत्र ग्रंथि, मतलब हमारी आंतों के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। ये भी मुझे नया ही पता चला। तो चलिए एक एक ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो क्या है और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी ऑर्गन्स में बताया माउथ एंड बकल कैविटी, मतलब मुख और मुख गुहा। इसमें क्या क्या आता है? इसमें दांत है, जीभ है, और एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि हमारे बॉडी में जैसे 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो लोग अभी न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देयर आर हाउ मैनी स्लाइवरी ग्लैंड्स इन अ ह्यूमन बॉडी। तो कुछ लोग 6 याद रखते हैं और कुछ लोग 3 जोड़ी याद रखते हैं। दोनों ही सही है। अपन को देख लेना है कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में अगर 6 है तो 6 को टिक करना है, अगर 3 पेयर्स 3 जोड़ी है तो 3 जोड़ी को टिक करना है। अगर दोनों है, 6 भी है और 3 पेयर्स भी है, तो क्या करेंगे? वैसे क्वेश्चन में हम 3 पेयर्स को टिक करेंगे। मतलब हमारे अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ का मिला के 6 होती है, मतलब 3 जोड़ी, 3 लेफ़्ट में और 3 राइट में। तो ये कौन कौन से स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं? तो सबसे बड़ा जो हमारे गालों के बगल में कान के ठीक नीचे होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं दोनों जबड़ों के साइड में, तो उधर होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ठीक आगे की तरफ जीभ के नीचे होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 पेयर्स स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है एंड इट इज़ अ बिग अमाउंट कि ये 6 की 6 स्लाइवरी ग्लैंड मिल करके पूरे दिन भर में यू कांट इमेजिन 1.5 लीटर तक स्लाइवा अर्थात 1.5 लीटर लार बनाती हैं। सोचो, सोचने वाली बात है। तो इन्होंने तो लार बना दिया। अभी ये जो लार इन्होंने बनाया इसमें हम लोग क्या समझते थे? लार मतलब स्लाइवा, स्लाइवा मतलब टाइलिन, टाइलिन मतलब स्लाइवरी एमाइलेज। अभी तक मुझे ये पता था, आपको भी यही पता होगा, लेकिन नहीं, स्लाइवा मतलब सिर्फ टाइलिन नहीं, टाइलिन के साथ साथ उसमें एक और एंजाइम भी बनता है जिसको लाइजोजाइम कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये लाइजोजाइम क्या करता है? स्लाइवा में सिर्फ टाइलिन था तो टाइलिन तो चलो स्लाइवरी एमाइलेज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है। ये तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है मुंह में शुरू हो जाता है। फिर ये नया आइटम कहाँ से आ गया? लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम भी मुंह में बनता है। आपने देखा होगा मुंह के जख्म, मान लो रात को खाना खाते खाते दांत से जीभ कट गया या गाल कट गए, लेकिन सुबह उठते उठते तक वो ठीक हो जाता है। मुंह के जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि यही हमारे लार ग्रंथियों में, लार में लाइजोजाइम बनता है। इवन कई सारे एनिमल्स को देखा होगा आपने, कहीं जख्म लग जाए, चोट लग जाए, कट गए तो वो चाट चाट के उसको ठीक कर लेते हैं। चाट के कैसे ठीक कर लेते हैं? क्योंकि स्लाइवा में ये लाइजोजाइम एंजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल है। ध्यान देना, एंटीबैक्टीरियल मतलब किसी भी तरह के बैक्टीरिया को वो मार सकता है। फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ एंटीबैक्टीरियल, नॉट एंटीवायरल और एंटी फंगल। हमने खाने में किसी वायरस को मार दिया कि चलो लाइजोजाइम एंजाइम तो है, संभाल लेगा, नहीं संभालेगा। क्यों संभालेगा भाई? उसकी ड्यूटी है बैक्टीरिया को ख़त्म करने की। और वो जो भी हमारे, क्यों कहते हैं कि स्लाइवा मिक्स होना चाहिए? स्लाइवा इसलिए मिक्स होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होगा स्लाइवरी एमाइलेज से, लेकिन उस खाने में अगर कोई बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये लाइजोजाइम जो एंजाइम है
वो मुंह के अंदर ही उन सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो एक तो लाइसोजाइम बनता है जो एंटीबैक्टीरियल है, और दूसरा जो टाइलिन है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। अब यहाँ पे फिर से एक नई बात बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने गुरुजी का लेक्चर सुना है, बट मैंने तो सुना है इसलिए बता रहा हूँ। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि हमारा जो लार है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके बड़े बड़े टुकड़े बना देता है। नाउ व्हाट इज़ दिस बड़े बड़े टुकड़े? समझो हमने आलू खाया या चावल खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको केमिकली स्टार्च कहते हैं। तो हमने स्टार्च खाया। अब गुरुजी के हिसाब से हमारा जो स्लाइवरी एमाइलेज है इस स्टार्च के बड़े बड़े टुकड़े बना देता है। ये बड़े बड़े टुकड़े क्या हैं? इनका कुछ नाम तो होना चाहिए। अगर आप लोग को इसका नाम पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं माल्टोज। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है और स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदल जाता है। बस मुंह के अंदर ये दो काम है, एक जो भी बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देना है, और दूसरा काम है जो स्टार्च है उसको तोड़ करके माल्टोज में चेंज कर देना है। ठीक है, कभी कभी अगर हमारे खाने में बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया तो मार ही देता है लाइसोसोम, लेकिन कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसको वो नहीं मार पा रहा है बेचारा, तो वो क्या करेगा, जो सबसे बड़ा भाई होता है पैरोटिड ग्लैंड, वो उसको पकड़ के अपने अंदर रख लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है खुद। ये मम्स जो होता है, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में मेरे को पता नहीं है, कई जगह गलगंड बोलते हैं, कई जगह उसको अजीब अजीब नाम है। चलो हम लोग मम्स से ही बात करेंगे। तो अगर इन्फेक्शन बहुत तेज़ हो तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण उसमें मम्स आ जाते हैं। अभी मम्स का लिए क्या ट्रीटमेंट देना है ये बुक में गुरुजी ने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपके पास ना हो तो इसके लिए भी मेरे को आप एक बार कमेंट कर सकते हो कि सर प्लीज़ सेंड। बाकी जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, तो और कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया कि इन्फेक्शन अगर बहुत स्ट्रांग है तो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खुद इन्फेक्टेड हो जाएगा, फूल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब ये बात है कि हम तो खाते हैं, उसको कहते हैं फूड, खाना, भोजन, लेकिन जैसे ही वो मुंह के अंदर गया, हमने उसको चबाना शुरू किया, लार उसमें मिक्स हो गया, लाइसोसोम ने सारे बैक्टीरिया को मार दिया और स्लाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। अब वो जो खाया हुआ भोजन था वो अब फूड नहीं रहा, वो बोलस बन गया, क्योंकि वो लुगदी की तरह हो गया ना, दांतों ने उसको पूरी तरीके से पीस दिया है, साथ ही साथ उसमें स्लाइवा मिक्स हो गया है, लाइसोजाइम ने सारे बैक्टीरिया को मार दिया है। तो अब इस कंडीशन में वो बोलस है, और उसके बाद उसको हम निगलते हैं। जैसे ही इपिग्लोटिस को पार करता है तो वो पहुंच जाता है एसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में। अभी यहाँ तक तो हमारा कंट्रोल था खाने के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो बोलस जो है एसोफेगस में चला गया, अब उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो करना है वो एसोफेगस अपने आप करेगा। तो ये एसोफेगस में एक काम होता है, मैकेनिकल चीज़ है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुचन। अब ये मेरे लिए भी एकदम नया वर्ड है। व्हाट इज़ दिस क्रमाकुचन? मेरे ख्याल से आप में से भी किसी ने सुना नहीं होगा क्रमाकुचन।
ये क्रमाकुचन क्या होता है, इसको समझने के लिए ये पढ़ने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोच में रहा कि ये क्रमाकुचन क्या है। फिर गूगल पे सर्च करा मैंने, बहुत जगह इधर उधर सर्च करने के बाद भी बहुत मुश्किल से मिला इसका एक एग्ज़ाम्पल। क्रमाकुचन में क्या होता है, जैसे मान लो सुबह सुबह हमें ब्रश करना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश को टूथपेस्ट के अंदर डाल देते हैं और फिर टूथपेस्ट निकाल के ब्रश करने लगते हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वो टूथपेस्ट के जो वो शैसे जो होता है या जो भी उसकी ट्यूब है, उसको एक तरफ से दबाते हैं तो एक तरफ से वो पतला होते जाता है और आगे की तरफ निकलते जाता है, माने स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है एक वेव की तरह। इसी को क्रमाकुचन कहते हैं। जो गुरुजी कहते थे ना कि एपिग्लोटिस के बाद से ही हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में, फूड ट्रैक में एक वेव लहर जैसी चलने लगती है, इसी को हम लोग क्रमानुकुचम कहते हैं। मतलब एक जगह दबना तो थोड़ा सा आगे बढ़ना, फिर उस जगह दबना तो थोड़ा सा आगे और बढ़ना। तो ये एसोफेगस के अंदर होता है। अभी साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन में आया था, मेरे ख्याल से ये डी एलिमेंट्री एकेडमी महाराष्ट्र के किसी साल के क्वेश्चन में आया था कि एसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। अभी लो, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप में से कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके लिए प्रिपेयर होकर रखना। ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। 25 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब एसोफेगस के बाद वो पहुंचता है, जो बोलस है वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंच गया स्टमक में। अच्छा, ये जो मैंने बताया क्रमाकुचन, वो धीरे धीरे वेव के रूप में आगे बढ़ता है। ऐसा भी तो हो सकता था, हमने खाना खाया, जैसे निकला जाके वो टक करके स्टमक में पहुंच गया। लेकिन जब वो टक करके पहुंचेगा स्टमक में तो जाके उसकी दीवार पे चोट करेगा वो, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा आगे बात करेंगे। इसीलिए वो वेव के रूप में जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि जाके स्टमक में झटका ना लगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन जो है स्टमक। हमारा जो बोलस था स्टमक में पहुंच गया। अब ये भाई स्टमक क्या चीज़ है, तो जो मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, एक लंबी सी सुरंग। मतलब हमने मुंह में जो भी खाना खाया वो तो कहीं ना कहीं सुरंग की तरह एक जगह से जा रहा है, कैनाल से जा रहा है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइड, सबसे चौड़ा, सबसे फैला हुआ जो भाग होता है वो है स्टमक। अब जब मैं ये पढ़ा था तो फिर यहाँ पे एक नया बात पता चला कि जो भी हम खाते हैं वो लगभग 4 घंटे, इसको भी अंडरलाइन करके नोट करके कहीं पे रखिए, वो कम से कम 4 घंटे भोजन जो है वो स्टमक में रहता है। सोच के देखिए, ये अब मेरे को नहीं पता था, पता नहीं आपको पता था कि नहीं, लेकिन हम जो भी खाएं मिनिमम 4 घंटे वो स्टमक में रहेगा। क्यों रहेगा भाई? 4 घंटे रह के उधर करेगा क्या? तो उधर करेगा क्या ये समझने के पहले हम थोड़ा सा स्टमक के विषय में समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि वहाँ पे उस बोलस के साथ क्या होता है। अभी यहाँ पे खाना, भोजन, फूड ये बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक टर्म है बोलस, क्योंकि वो मुंह में ही बोलस बन गया है। तो अभी वो बोलस उधर 4 घंटे रह के करता क्या है ये समझने के पहले हमें थोड़ा सा स्टमक के बारे में समझना पड़ेगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टमक का पिक्चर, इसमें स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। अब ये भी नहीं पता था, हमें तो पता था स्टमक होता है भैया, ये 3 पार्ट मेरे को भी पहली बार पता चला।
तो जो जो नई चीज़ें मेरे को पता चली वहाँ पे मैं बताते चल रहा हूँ। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छा है, नहीं पता था तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे जब नहीं पता था तो स्टमक के जो 3 पार्ट होते हैं, सबसे अपर जो सबसे ऊपरी पार्ट, जैसे फूड पाइप से वो जो बोलस है जैसे स्टमक में एंटर करता है, उस पार्ट को कहते हैं कार्डियक पार्ट। अब फिर यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई। हमने तो सुना था कि भाई स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, 3 केमिकल्स को मिला के, एसिटिलकोलाइन, हिस्टामाइन, गैस्ट्रीन। बनता कहाँ पे है? तो ये जो कार्डियक पार्ट है, स्टमक का सबसे ऊपरी पार्ट है, यहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। अभी इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर भी पता होगा। ये दोनों स्टमक के ऊपरी पार्ट जो कार्डियक पार्ट है वहाँ बनते हैं। वो जो हम कहते हैं ना कार्डियक स्फिंक्टर, तो उसमें भी अलग अलग सेल्स होते हैं। उसमें एक सेल होता है जिसका नाम है ऑक्सिंटिक सेल। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑक्सिंटिक सेल। ये जो ऑक्सिंटिक सेल है इसी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। देखो समझो, गैस्ट्रिन तो स्टमक में ही रहता है। गैस्ट्रिन के जो सेल्स होते हैं, स्टमक के जो सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिन बनाते हैं। हिस्टामाइन भी वहीं पे रहता है। एसिटिलकोलाइन जो ब्रेन से रिलीज़ होता है वो आ करके यही कार्डियक पार्ट जो मैंने बताया ना, यहीं पे ऑक्सिंटिक सेल्स होते हैं जहाँ से वो रिलीज़ होता है और इन दोनों के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो ये उस बोलस को बिल्कुल लिक्विडिफाई कर देता है, एक कलरलेस लिक्विड में बदल देता है। इसके साथ साथ और क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ये जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। मतलब हमने जो भी खाया उसमें बैक्टीरिया वगैरह था, उसको तो लाइजोजाइम एंजाइम ने मार दिया मुंह में ही। कुछ का ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, बच के आ गए होंगे तो उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जला के मार देगा। अच्छा, मान लीजिए खाने में कोई वायरस था तो उसको तो लाइजोजाइम एंजाइम नहीं मार पाएगा मुंह के अंदर, तो वो तो सीधा स्टमक में चला आएगा, आगे भी चला जाएगा, लफड़ा खड़ा कर देगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस वायरस या कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई प्रोटोजुआ है तो इन सबको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। अभी इतना तो पता था कि खाने को लिक्विडिफाई करता है। जो भी कोई पैथोजन मतलब हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज़ कोई ऐसा आ गया है तो उसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। लेकिन इसके अलावा फिर से एक नई बात कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एंजाइम के काम करने के स्पीड को भी बढ़ाता है। अभी कैसे बढ़ाता है, कौन कौन से एंजाइम का स्पीड बढ़ाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे आगे, एक एक करके सुनते जाते हैं। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि जब ये HCl जो है इतना पावरफुल है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन है, एक मटन का टुकड़ा हमने खा लिया तो वो उसको भी पिघला के डाइल्यूट कर सकता है। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर है, तो स्टमक भी तो एक मांस का टुकड़ा है, तो उसको क्यों नहीं जला देता है? तो इसका आंसर तो सबको पता है कि स्टमक के अंदर जो वॉल है वहाँ से म्यूकस बनता है। वो वॉल में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो हमेशा म्यूकस बनाते रहता है। अच्छा, फिर एक नई बात, मेरे को लगता था कि इधर एसिड जो है वो बनते रहता है, उधर म्यूकस जो है वो बनते रहता है और ये एसिड उस म्यूकस को जलाते रहता है, इसीलिए वो स्टमक की दीवारों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा मैं सोचता था। आप क्या सोचते हो ये मेरे को लिख के बताना।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली वो जो म्यूकस बनता है, एसिड उसको जलाता नहीं है, वो म्यूकस अपने आप में बहुत हाईली अल्कलाइन होता है। तो ये एसिड और म्यूकस एक दूसरे को जहाँ जहाँ टच होते हैं वहाँ वहाँ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, क्योंकि दोनों का पीएच लेवल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट और इक्वल होता है। वो न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया बल होती है। तो वैसे जितना HCl का पीएच लेवल है, ठीक उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना पीएच लेवल चाहिए अल्कलाइन का, उतना ही म्यूकस का पीएच लेवल होता है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्टमक के दीवार को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस कम बन रहा है अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस कम बन रहा है तो क्या होगा? तो फिर एसिड जो है वो स्टमक की दीवारों को जला देगा। फिर क्या होगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, वहाँ पे जख्म बन जाएगा। इसी को अल्सर कहते हैं हम लोग। चलो ये बातें तो हो गई, इसके आगे की बातें आप सभी को पता है। आते हैं स्टमक के दूसरे पार्ट जिसको कहते हैं फंडिक पार्ट। ये फंडिक स्पेलिंग एक बार देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये फंडिक पार्ट क्या होता है? ये कांटे नुमा रचना होता है, मतलब हल्के हल्के छोटे 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 कांटे कांटे जैसे रहते हैं। कभी आपने रियलाइज़ किया होगा, भूख लगी है और खाना नहीं खाया तो पेट में चुभन सी होने लगती है। यही फंडिक पार्ट जो मिडिल वाला पार्ट होता है जिसमें कांटेदार रचना होती है, यही चुभने लगता है, यही जलने लगता है। इसी के कारण पेट में गुड़गुड़ होती है जब भूख लगती है। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, मतलब उनको चाहिए कुछ ना कुछ और वो मिल नहीं रहा है। तो ये कांटेदार जो संरचना होती है उसको रूगे कहते हैं। देखो स्पेलिंग देख लेना स्क्रीन पे ध्यान से। तो ये रूगे का काम क्या है? ये कांटेदार जो रचना है क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये मिडिल पार्ट में आने के बाद उस बोलस को वहीं पे रोकता है कि नीचे मत टकराना भाई, यहीं पे रुक जाओ। क्यों रोकता है? ये नीचे वाले के बारे में पहले समझते हैं, फिर पता चलेगा। तीसरा जो एरिया है इसको हम लोग पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। अभी ये पाइलोरिक पार्ट में एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जठर ग्रंथि होती है, एक तरह का वो ग्लैंड्स है। ये कुछ केमिकल्स बनाती हैं। कौन कौन से केमिकल है? सबसे पहले तो ये पेप्सिनोजन बनाता है। वो पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, वो आके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चेक करता है। अगर ठीक ठाक है तो वो पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में चेंज हो जाता है। और जो हमने खाना खाया है, जो बोलस बन के हमारे स्टमक के अंदर आया है, चाहे वो सोयाबीन हो सकता है, दाल हो सकता है, साग हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें प्रोटीन है, तो ये पेप्सिन जो है उस प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े बना देता है। अगेन दिस क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ दिस बड़े बड़े टुकड़े? प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं पेप्टोन। देखो स्क्रीन पे फिर से दिख रहा होगा, पेप्टोन। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना। ठीक है, ये एक नया वर्ड मिला पेप्टोन। हालांकि नया तो नहीं है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो या थोड़ा सा भी साइंस में अगर दिलचस्पी है तो ऐसा शायद 10th में या 12th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, पेप्टोन याद नहीं है। चलो उसके गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटीन को वो चेंज कर देता है पेप्टोन में। यही जो मैंने बताया जठर ग्रंथि, यहाँ पे फिर एक नई बात बता रहा हूँ। ये जो जठर ग्रंथि है ये पेप्सिन के साथ साथ एक और एंजाइम बनाती है, जिस एंजाइम का नाम है
रेनिन। अब ये सुन के आप सभी को बड़ा अजीब सा लगा कि यार रेनिन तो किडनी में बनता है, ब्लड प्रेशर वगैरह इन सब को कंट्रोल करने के लिए। यस, वही सेम रेनिन थोड़ी मात्रा में जठर ग्रंथि में भी बनता है। तो अब सवाल आता है कि ये रेनिन पेट में क्यों बनता है भाई, उसका उधर क्या काम है? तो रेनिन का काम है दूध को डाइजेस्ट करना। हम में से इस संसार में जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके बच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है, हम लोग दूध का, मिल्क का हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, दही का हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, दूध का नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम, इसीलिए मैंने कहा ना न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ। चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, गाइटन की अगर बुक है तो उसमें पढ़ लेना, अगर नया एडिशन है 2023 का तो। ये रेनिन के बारे में कि पेट में रेनिन नाम का भी एंजाइम बनता है, हमने आज तक, हमें पता ही नहीं था। किडनी में जो बनता है वो तो हार्मोन है, रेनिन हार्मोन है, लेकिन ये जो जठर ग्रंथि है, स्टमक का सबसे जो निचला वाला पार्ट है जिसको कि पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, वहाँ पे जठर ग्रंथि होती है। ये जठर ग्रंथि पेप्सिन के साथ साथ रेनिन भी बनाती है दूध को चेंज करने के लिए। अभी दूध को क्यों चेंज करना है? तो दूध के अंदर जो मेन केमिकल होता है जिसको कैसिन कहते हैं, अभी ये कैसिन हमारी बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है। अभी आज के सेशन में मैंने बताया ना, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। आज के सेशन में बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। अब देखना, कुछ बच्चे, कोई अगर बच्चा सीपी चाइल्ड है, कोई बच्चा अगर ऑटिज़म का है, उनको दूध पिलाओ और अगर उन्होंने उल्टी कर दिया तो दूध पी के दूध ही निकालेंगे। जबकि नॉर्मल हम लोग अगर दूध पीने के बाद उल्टी करते हैं तो दही निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रेनिन है, उनके अंदर नहीं बन रहा है। यही तो बीमारी है। कहते हैं ना ऑटिज्म, व्हाट इज़ द कॉज, वी डोंट नो, इट इज़ इडियोपैथिक। मतलब इसका कारण हमें पता नहीं है। मेरे को ऐसा लगा, अभी मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ऑटिज़म वाले बच्चों के स्टमक के जो पाइलोरिक पार्ट है, वहाँ पे जो जठर ग्रंथि है, उसमें रेनिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है। अगर रेनिन सही मात्रा में बनने लगे, दूध अगर दही बन जाए स्टमक में जाने के बाद, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। उनके अंदर ये दूध से दही का जो फॉर्मेशन होता है वही नहीं हो पा रहा है। इसी कारण ये सीपी बच्चे या ऑटिज़म वाले बच्चों में ऐसी दिक्कतें आती हैं। सिर्फ बच्चों में नहीं, ये दूध से जुड़ा हुआ कैसिन एलर्जिक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके ऊपर आगे चल के हम लोग बात करेंगे। अभी ये समझते हैं कि रेनिन आखिर उस दूध के अंदर के कैसिन का करता क्या है। दूध के अंदर तो मेन जो अपना केमिकल है कैसिन, जो बहुत हाई प्रोटीन होता है, जिसको डाइजेस्ट करना ये पेप्सिन उपसिन के बस की बात नहीं है। तो उसके लिए ये रेनिन बनता है। ये क्या करता है, दूध के अंदर जो कैल्शियम और कैसिन है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। क्या? कैल्शियम पैराकैसिनेट। देखिए फिर से स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसलिए ये रेनिन बनता है। और ये बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ आपको। आपको किसी भी न्यूरोथेरेपी के बुक में ये बात नहीं मिलेगी। अगर आपको पहले से ये बात पता थी तो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये स्टमक का पार्ट हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने बताई, हमें पता चली, हमने सीखी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गन आता है वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अच्छा, ये कहने के लिए छोटी है लेकिन है ये बहुत बड़ी।
कितनी बड़ी, लगभग 20 से 22-23 फुट तक होती है। सोचो इतनी बड़ी 20 फुट। हमारा जो घर होता है, नॉर्मल घर होता है, तो ज़मीन से छत की ऊंचाई 10-12 फीट 15 फीट होती है। मतलब इससे भी बड़ी 20 से 23 फुट के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा लेंथ होता है। तो जैसे ही स्टमक से खाना निकला, मैं यहाँ पे कोई सिक्रेटिन हार्मोन की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कोई सीसी के हार्मोन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में आपने बहुत सारा चीज़ पढ़ रखा है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। तो आज की चीज़ में बस नई नई चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नई नई चीज़ों में फिर से एक नई चीज़ कि जैसे ही अब वो बॉलस था जो मुंह के अंदर था, बॉलस था, जैसे वो स्टमक में आ गया, पेप्सिन मिल गया, रेनिन मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर मिल गया, म्यूकस मिल गया। अब ये सब मिलने के बाद वो जो बोलस था वो अब काइम में बदल गया। देखो स्क्रीन पर दिख रहा है काइम, तो वो काइम में चेंज हो जाता है। अब ये काइम जो है स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एंटर करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आता है डिओडिनम। अब ये बेचारा डिओडिनम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा काम करता है। तो जाहिर बात है जो ज़्यादा काम करेगा उसके नखरे भी ज़्यादा होते हैं। तो डिओडिनम का पहला नखरा है कि भाई मैं कोई भी एसिडिक चीज़ को आगे नहीं जाने दूंगा। अभी वो जो काइम आया है, अच्छा फिर से पहले हमने फूड बोला, फिर बोलस बोला, अब ना हम लोग फूड बोलेंगे ना बोलस बोलेंगे, अब इसको काइम बोलेंगे। तो काइम जो स्टमक से होके आया है उसमें तो पूरा अच्छी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है। अब डिओडिनम तो अड़ जाता है कि भैया मैं इसको आगे नहीं जाने देने वाला, आपको जो मर्जी करना है कर लो। हाइपोथैलेमस टेंशन में आ जाता है कि ये तो आगे जाने देगा नहीं, अब क्या करें। तो भाई इसके अंदर जो एसिड है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर हाइपोथैलेमस फ़ोन करता है लीवर को, भैया थोड़ा सा वो येलो वाला जो बाइल है वो भेज दो ताकि एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाए। लीवर कहता है चलो ठीक है, बाइल तो बना ही रहे हैं, थोड़ा सा भेज देते हैं डिओडिनम में। तो लीवर जो बाइल भेजता है उस बाइल का पीएच लेवल जो है वो 7.7 होता है। मतलब लगभग हमारे ब्लड की तरह। हमारे ब्लड का 7.4 होता है, ये 7.7 है। ये क्या करता है, उस काइम के एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। परंतु एक टाइम में आके बोलता है भैया ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है। वो वापस से हाइपोथैलेमस को फ़ोन लगाता है कि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और जुगाड़ लगाओ। फिर हाइपोथैलेमस फ़ोन करता है पैनक्रियाज को कि भैया तू भी क्यों चुपचाप खड़ा है, तू भी कुछ हेल्प कर दे। तब फिर पैनक्रियाज एक्शन में आता है और वो रिलीज़ करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ करता है, ये तो आप सभी को पता है। तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट में ऐसा क्या है कि लीवर का जो बाइल है 7.7 पीएच लेवल है, जो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है एसिड को, तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे न्यूट्रलाइज कर देगा, करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच लेवल होता है वो 7.8 से लेकर के 8.3 तक होता है। देखो स्क्रीन पे ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पे इसका लिखा हुआ आ रहा होगा। और अगर ध्यान से इस सेशन को आप लोग देखते हो, समझ के रखते हो, तो मेरे को लगता नहीं है पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है। तो फिर पैनक्रियास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ करता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और लीवर का जो बाइल है 7.7 पीएच वाला, ये दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइज हो गया
लेकिन लीवर तो बाइल बनाते रह रहा है, तो बाकी वो बाइल जाएगा कहाँ? तो गॉल ब्लैडर कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बनाओ बड़े भैया, जो एक्स्ट्रा बच जाता है मेरे पास भेज दो, मेरे को भी बहुत ज़रूरत है। तो बाकी का जो बाइल है वो जा कर के गॉल ब्लैडर में सेव होता है। कैसे सेव होता है, कितना सेव होता है, किस कलर में सेव होता है, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, बट आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अभी देखो, लीवर के पास भी बाइल है, गॉल ब्लैडर के पास भी बाइल है, लेकिन दोनों के पीएच लेवल में अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों के बाइल में अलग अलग मसाला है। क्या मसाला है? तो जो लीवर वाला बाइल है उसके अंदर जो मसाला है उसका नाम है बिलीरुबिन। नाम सुना होगा आप लोगों ने। लीवर में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, एलएफटी कराते हैं, तो उसमें बिलीरुबिन सबसे पहले आता है। तो ये बिलीरुबिन जो है ये पीले रंग का होता है, इसीलिए लीवर का जो बाइल है वो पीले रंग का होता है। अभी जैसे ही वो बाइल, चलो वो गया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, बच गया, तो गॉल ब्लैडर ने कहा कि बड़े भैया मेरे पास भेज दो। तो जैसे ही वो बाइल जो है गॉल ब्लैडर के अंदर एंटर करता है, गॉल ब्लैडर उसकी चेकिंग करता है, रुक जा भाई, रुक जा, बड़े भाई ने भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही आ जाओ। तो वो क्या करता है, उस बिलीरुबिन को बिलीडीन में चेंज करता है। क्या में? बिलीडीन। और ये बिलीडीन जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए जो गॉल ब्लैडर में बाइल होता है उसका कलर ग्रीन होता है। और बाकी जो उसके अंदर वाटर है उसको वो एवापोरेट कर देता है। ये सब चीज़ें हमें बहुत जानकारी है कि चलो दिन भर में इतना बाइल बनता है, 700 से 800 ml बनता है, उसको 50 से 60 ml कंसंट्रेट करके गॉल ब्लैडर अपने अंदर रखता है। तो ये जो कलर चेंज होता है इस चीज़ को हम लोग पिगमेंट कहते हैं, बाइल पिगमेंट। अब येलो पिगमेंट है तो येलो, बिलीरुबिन का पिगमेंट है तो येलो रहेगा, बिलीडीन का पिगमेंट है तो हरा रहेगा। फर्क होता है बस पानी की मात्रा कितनी है। लीवर वाले बाइल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, गॉल ब्लैडर वाले बाइल में पानी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। गॉल ब्लैडर में जो आके स्टोर हो रहा है उसमें बस बिलीडीन है और बाइल सॉल्ट है बस। तो ये लीवर और गॉल ब्लैडर का फंडा समझ में आया। अभी लीवर का जो बाइल है वो आकर के न्यूट्रलाइज करता है, इधर पैनक्रियास का सोडियम बाइकार्बोनेट आकर के न्यूट्रलाइज करता है। अब ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो हरा वाला है बिलीरुबिन का, उसका भी काम बाद में आएगा, लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा पैनक्रियास का समझ लेते हैं। पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो गई, 7.8 से लेकर के 8.3 तक उसका पीएच लेवल होता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके अलावा भी पैनक्रियास कुछ एंजाइम्स बनाता है। पैनक्रियास हालांकि हार्मोन्स भी बनाता है, लेकिन अभी ये न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स की बात नहीं करेंगे, एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अब चलो, एंजाइम्स के बारे में तो सबको पता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन और लाइपेज। अभी ये क्या करते हैं, तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े टुकड़े, मतलब जो माल्टोज थे, पहले मैंने बताया ना, मुंह में बकल कैविटी में वो स्टार्च जो है वो माल्टोज बन गया है, बड़े बड़े टुकड़े हो गए हैं। अब ये एमाइलेज क्या करता है, उस माल्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज में। इसी तरह जो स्टमक में आने के बाद प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े बने थे, पेप्टॉन्स, पेप्सिन ने बनाया था ना पेप्टॉन्स, उन पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करने का काम ट्रिप्सिन का है। स्क्रीन पे देखो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है तो। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, ऑलरेडी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग
एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, एक एक वर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत पहले तो ये सब चीज़ें इतनी डिटेल्स में नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अब 2018 के बाद बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखना, उसमें बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उसमें एग्जैक्ट नाम पूछा जाएगा। व्हाट इज़ दिस बड़े टुकड़े ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ पेप्टोन्स। छोटे टुकड़े ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड्स। और इसी तरह अभी देखो, अभी फैट का तो कुछ भी नहीं हुआ है, फैट तो ऐसा ही है। तो पैनक्रियास से फिर एक और एंजाइम आता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल से मिलता जुलता शब्द एक आता है ग्लिसरीन। हम सभी ने यूज़ किया होगा ठंड के दिनों में होठों पे लगाने के लिए या गालों पे लगाने के लिए। तो ये ग्लिसरॉल का काम क्या है, ये किसी भी चीज़ को सूखने नहीं देता है और एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं देता है। तो अभी लाइपेज ने आके फैट को ग्लिसरॉल में बदला। अभी ये ग्लिसरॉल आपस में चिपकेंगे तो नहीं, लेकिन ये दूर दूर भाग जाएंगे। तो इसके लिए फिर से हाइपोथैलेमस फोन लगाता है कि ये छोटे भैया गॉल ब्लैडर, आपने वो जो हरा वाला बिलीडीन का जो बाइल रखा है ना, वो भेज दो। ये इधर उधर भाग रहा है, कोई किसी से जाके चिपक जा रहा है, कोई किधर भी भाग जा रहा है। तो आपका ये जो बिलीडीन वाला ग्रीन बाइल पिगमेंट है, इन लोगों को सही सही जगह पर रख पाएगा। तो फिर गॉल ब्लैडर अपना ग्रीन बाइल जो है वो भेजता है। वो कुछ डाइजेशन में काम नहीं करता है, वो बस ग्लिसरॉल को टुकड़ों को ना तो भागने देता है और ना ही चिपकने देता है। हम अब तक ये जानते थे कि ये ग्रीन सॉल्ट आ करके डाइजेशन में हेल्प करता है। वो डाइजेशन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, वो एक सब कोऑर्डिनेट है जो सहायता करता है। ठीक है, तो इतना डिओडिनम में काम हो गया, इतनी सारी चीज़ें आके उसके साथ मिल गई। क्या क्या मिल गया, लीवर का येलो बाइल आके उसमें मिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर का ग्रीन बाइल आके मिक्स हो गया, पैनक्रियास का सोडियम बाइकार्बोनेट, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये सारे मिक्स हो गए। अभी मिक्स होने के बाद क्या, दूध का दही बनाना है ना, तो तुरंत तो बनेगा नहीं। अच्छा, दूध के ऊपर भी आएंगे। अभी दूध का जो कैसिन से कैल्शियम पैराकैसिनेट बना था, इसकी कहानी तो सबसे मज़ेदार है। आते हैं आगे।